हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 26 के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम उत्तराखंड जीके की टेस्ट सीरीज में 25 पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और आज का दोस्तों ये हमारा 26वां पार्ट है, जो कि आपके उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स वीडियो बीपीडीओ सहित 854 पदों, इसी के साथ साथ में कनिष्ठ सहायक के 746 पदों, पटवारी, पुलिस और लेक्चरर आदि सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। इस सीरीज में हम डेली 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस अप करते हैं और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है, तो आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों। और यह प्रश्न बिल्कुल सामान्य प्रवृत्ति के हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस आप लोगों को इन्हें अटेम्प्ट करते हुए चलना है। एट लास्ट वन दोस्तों आप 10 में से अपना स्कोर भी बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रह रहा है। और साथ में दोस्तों नोट डाउन करते हुए आप जरूर चलाएं इन पॉइंटों को, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन से संबंधित डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस अप करते हैं। और अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो रिव्यू जरूर दिया कीजिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, उससे थोड़ा सा हमें मोटिवेट मिलता है। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, दूसरे ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रूपकुंड में नर कंकालों की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी। देखिए रूपकुंड आप लोगों ने सुना होगा, रूपकुंड झील या रूपकुंड ताल कहाँ स्थित है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है रूपकुंड झील या रूपकुंड ताल, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है यह प्रश्न। अब इसी रूपकुंड झील को दोस्तों उत्तराखंड में मिस्ट्री लेक नाम से भी जाना जाता है। क्या मिस्ट्री लेक? तो प्रश्न एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि उत्तराखंड की मिस्ट्री लेक कौन सी है, तो वह रूपकुंड लेक। इसी के साथ साथ दोस्तों रूपकुंड को ही उत्तराखंड में रहस्यमयी ताल के रूप में भी जाना जाता है। क्या? रहस्यमयी ताल के रूप में भी रूपकुंड को ही जाना जाता है। अब इसे रहस्यमयी ताल के रूप में या मिस्ट्री लेक के रूप में क्यों जाना जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ से या इसके आसपास के क्षेत्र में नर कंकालों की पुष्टि पाई गई है। काफी सारे नर कंकाल यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न आप यही पूछा गया है कि रूपकुंड में नर कंकालों की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी, तो ये की गई थी दोस्तों 1942-43 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और किसके द्वारा की गई थी? यह वन विभाग के द्वारा की गई थी और वन विभाग के रेंजर एच के माधवाल के नेतृत्व में की गई थी 1942-43 में। रूपकुंड में नर कंकालों की खोज काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, ठीक है। और करीबन करीब 500 से अधिक नर कंकाल यहाँ पर प्राप्त किए गए थे। तो सर्वप्रथम खोज हुई थी 1942-43 में। उसके बाद दोस्तों 1956 से 1958 के मध्य में फिर से यहाँ पर नर कंकालों के शोध का कार्य किया था। किसने? स्वामी प्रणवानंद जी ने तो ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि 1956 से 58 तक रूपकुंड से प्राप्त नर कंकालों पर शोध करने का श्रेय किसे जाता है? स्वामी प्रणवानंद जी को जाता है, जिसमें डीएनए टेस्ट के आधार पर यह पता लगा कि ये जो नरकंकाल है वह कहाँ के हैं? चितपावन ब्राह्मणों का बताया गया है इन नरकंकाल को, जो कि कोंकण क्षेत्र के चितपावन ब्राह्मण थे। अब इसका पॉइंट क्या है दोस्तों? हो सकता है कि चितपावन क्षेत्र या कोंकण क्षेत्र के कुछ ब्राह्मण यहाँ पे तपस्या करने आए हों और अचानक से कोई आपदा आई हो और वो लोग दब गए हों। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं इसके आसपास जाकर उनके नरकंकाल बह के यहाँ पर को आ जाते हैं। तो इसका तो काफी अभी भी दोस्तों इस पे सोच चल रहा है कि ये नरकंकाल किसके हैं। डीएनए टेस्ट में तो ये नरकंकाल दोस्तों जो कोंकण क्षेत्र है हमारा, यानी कि वहाँ के चितपावन ब्राह्मणों का बताया गया है इन नरकंकालों को। अभी भी दोस्तों इस पे शोध चल रहा है। अभी 2004 में दोबारा से इसमें शोध किया गया था। अभी 2018-19 में भी इसमें शोध कार्य चलते रह रहा है। बस यहाँ से प्रश्न 2 से 3 इंपोर्टेंट है कि रूपकुंड में नरकंकालों की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? 1942-43 में की गई थी। रूपकुंड मिस्ट्री लेक भी कहते हैं, रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों चमोली जनपद में। सबसे पहले 1942-43 में यहाँ पे नर कंकालों की खोज की गई थी। और नर कंकालों पर शोध करने का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है स्वामी प्रणवानंद जी को। और डीएनए टेस्ट में जानकारी कहाँ की मिली है कि ये जो हड्डियां हैं या ये जो कंकाल है वह कोंकण क्षेत्र के चितपावन ब्राह्मणों के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, आप यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है उस सभी चीज के बारे में। अगला हमारा पॉइंट है या क्वेश्चन है दूसरा कि टिहरी लेक फेस्टिवल कब मनाया गया? तो ऑप्शन देखिए 25 से 27 फरवरी 2019, 25 से 27 मार्च 2019, 25 से 27 अप्रैल 2018 या 25 से 27 मई 2018। तो टिहरी लेक फेस्टिवल के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि टिहरी लेक कहाँ स्थित है। तो सभी लोगों को बताया दोस्तों टिहरी लेक कहाँ स्थित है, हमारे टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है टिहरी बांध, जिसके प्राचीन नाम है क्या? गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग टिहरी बांध का ही प्राचीन नाम है। इसी के साथ साथ इसे स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता है और टिहरी बांध को ही सुमन सागर के नाम से भी जाना जाता है। सुमन सागर, स्वामी रामतीर्थ सागर और गणेश प्रयाग, ये क्या है? हमारे टिहरी झील के उपनाम है। टिहरी झील दोस्तों या टिहरी लेक एशिया का सबसे ऊंचा बांध, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध और भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जबकि विश्व का 8वां सबसे ऊंचे बांध के रूप में इसका नाम आता है। टिहरी बांध के बारे में
जो भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको पहले के 25 पार्ट्स में बता चुका हूँ काफ़ी विस्तृत रूप से। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है, जो टिहरी बाँध है, वह कौन-कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है दोस्तों? भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम स्थल पर बना हुआ है क्या? टिहरी बाँध। और पुरानी टिहरी जो कि वर्तमान में हमारी डूब चुकी है, टिहरी रियासत का राजशाही जहाँ पे शासन करती थी, वो वर्तमान में डूब चुकी है और वही पूरा क्षेत्र अभी टिहरी बाँध के नाम से जाना जाता है। टिहरी बाँध को ही पुरानी टिहरी भी कहा जाता है, गणेश प्रयाग कहा जाता है, इसी को स्वामी रामतीर्थ सागर और सुमन सागर नाम से भी जाना जाता है। अभी दोस्तों आपको बताया कि टिहरी लेक को एक टूरिज़्म जो हमारी डेस्टिनेशन परियोजना है उसके तहत भी जोड़ा गया है। यहाँ पर स्पोर्ट्स को कराया जा रहा है, टिहरी लेक फेस्टिवल्स मनाया जा रहा है और वाटर गेम्स की भी यहाँ पे शुरुआत की जा रही है। उसी के संबंध में ये प्रश्न है करंट अफेयर्स का ही, आप मान के चलिए कि टिहरी लेक फेस्टिवल कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 25 से 27 फरवरी 2019 के मध्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? टिहरी लेक फेस्टिवल 25 से 27 फरवरी 2019 को मनाया गया था। इस फेस्टिवल के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने झील के किनारे स्थित कोटी कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय लेक सिटी बनाने तथा टिहरी साहसिक खेल अकादमी का नाम टिहरी के पर्वतारोही स्वर्गीय दिनेश सिंह रावत जी के नाम पर रखने की घोषणा करी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जो टिहरी साहसिक खेल अकादमी है, टिहरी साहसिक खेल अकादमी का नाम किसके नाम पे परिवर्तित कर दिया गया है? टिहरी के एक पर्वतारोही स्वर्गीय दिनेश सिंह रावत जी के नाम पर रखे जाने की घोषणा करी है। तो प्रश्न दोस्तों आपसे एग्जाम में यह भी बन सकता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि साहसिक खेल को बढ़ाने बढ़ाने के लिए टिहरी साहसिक खेल अकादमी का नाम किसके नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है? तो स्वर्गीय दिनेश सिंह रावत जी के नाम पर टिहरी लेक का नाम आप रखे जाने की सॉरी जो टिहरी साहसिक खेल अकादमी है उसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, तो आप यहाँ पे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। अगला है तीसरा क्वेश्चन दोस्तों कि सयाना नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पहले पूछा जा चुका है यूकेपीएससी के द्वारा। तो सयाना नामक जो राजनीतिक संस्था है वह जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, जौनसारी जनजाति में ना पंचायत नहीं होती है। यहाँ पे पंचायत की जगह पे शासन कौन करता है? तो पंचायत की जगह पे शासन वहां पे करता है क्या? सयाना। क्या करता है? सयाना। तो सयाना नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। अभी देखिए, पंचायत तो यहाँ पे शासन नहीं करती है। पंचायत की जगह पर यहाँ पर क्या होती है दोस्तों? खुमरी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न भी कि खुमरी नामक क्या होती है? एक समिति होती है, ठीक है? खुमरी नामक एक समिति होती है जौनसार में पंचायत के स्थान पर, जिसमें गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य क्या होता है? उसी खुमरी का सदस्य होता है और यही जो खुमरी है, जो कि पंचायत का कार्य करती है, इसी के मुखिया को क्या कहा जाता है? सयाना कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप ये भी लोग नोट कर सकते हैं प्रश्न कि सयाना नामक राजनीतिक संस्था या इसी को आप कह सकते हैं क्या? खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो जौनसारी जनजाति में पाई जाती है और खुमरी के मुखिया को ही क्या कहा जाता है? सयाना कहा जाता है, ठीक है? जो कि व्यक्तिगत मामलों का निपटारा करते हैं या गाँव से संबंधित जो भी परेशानियाँ होती है, जौनसार से संबंधित जो परेशानियाँ हैं, उसका निपटारा करते हैं। तो सयाना नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? जौनसारी में। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था या समिति किस जनजाति में पाई जाती है? ये भी जौनसारी जनजाति में ही पाई जाती है। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है दोस्तों और इसे जनजाति का दर्जा कब दिया गया था? 1967 1967 में इसे जनजाति का दर्जा दिया गया था। सर्वाधिक जौनसारी जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो देहरादून के जौनसार बाबर वाले एरिया में निवास करते हैं। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगला हमारा देखिए, आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगला हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थ योजना की शुरुआत कब से की गई है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थ योजना की शुरुआत की गई है 2017 से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों 2014 में एक योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना थी वो? मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ, मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना कब शुरू की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा? इंपोर्टेंट है, मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? 2014 में, ठीक है? और इसी योजना का नाम 2017 में परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थ योजना कर दिया गया, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 2017। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 25 सितंबर 2014 से इसे लागू किया गया था को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थ योजना के नाम से चलाने का निर्णय लिया गया है और वर्तमान में ये जो योजना है हमारी वह कहलाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृ पितृ तीर्थ योजना, जिसकी शुरुआत 2017 से मानी जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना कब से शुरू हुई थी, तो ये हुई थी 25 सितंबर 2014 से। ये प्रश्न आपको दोस्तों जरूर नोट करना है, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित होता है? तो स्कूल चलो अभियान दोस्तों हमारे 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों हेतु संचालित किया जाता है। अब बात आती है कि स्कूल चलो अभियान कब से लागू किया गया था? तो 1 जुलाई
2001 से स्कूल चलो अभियान लागू किया गया था। आप लोगों ने इसका लोगो भी देखा होगा, पेंसिल के ऊपर 2 बच्चे रहते हैं, बीच में लिखा रहता है स्कूल चलो, चले चले स्कूल चले हम, इस टाइप से, ठीक है। तो स्कूल चलो अभियान कितने वर्षों के बच्चों के लिए संचालित किया जाता है? 6 से 14 वर्ष के लिए। और ये अभियान कब लागू किया गया था या कब से संचालित किया गया था? तो 1 जुलाई 2001 से यह अभियान हमारा चलाया गया था 6 से 14 वर्षों हेतु, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला हमारा छठा प्रश्न है कि राज्य का प्रथम या राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? ठीक है, तो राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? ये की गई, ऑप्शन आप देख सकते हैं, 10 जनवरी 2021, 27 जुलाई 2018, 19 नवंबर 2020 या 27 जुलाई 2019। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 27 जुलाई 2019। राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो ये की गई 27 जुलाई 2019 को। और काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है। और इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का मानव विकास सूचकांक कितना था? तो इस रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक था 0.718। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है कि राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? की गई, आपको इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये की गई थी दोस्तों कब? 27 जुलाई 2019 को। तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन हम दोस्तों पढ़ लेते हैं कि इस रिपोर्ट को राज्य अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा तैयार किया गया था। तो प्रश्न ये भी बन सकता है दोस्तों कि राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट को किसके द्वारा तैयार किया गया था? राज्य अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा तैयार किया गया था, जिसके आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, प्रति व्यक्ति आय, पेयजल आदि इसके विषय थे। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का मानव विकास सूचकांक कितना था? 0.718 था, 0.718 था या 718 था। और यह प्रश्न यूकेपीएससी के द्वारा भी शायद पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक कितना था राज्य का? तो 0.718 था। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगला हमारा सातवां प्रश्न है, सरल प्रश्न है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। ऑप्शन ए है पंतनगर, बी है मुक्तेश्वर, सी है हल्द्वानी या डी है श्रीनगर। तो भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना या भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ स्थित है? ये स्थित है कहाँ पे दोस्तों? मुक्तेश्वर में, ठीक है। और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना मुक्तेश्वर में कब की गई थी? तो 1893 में दोस्तों डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड, डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा 1893 में दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना मुक्तेश्वर में की गई थी। इससे पहले दोस्तों जब इस संस्था की स्थापना की गई थी, इसका नाम था क्या? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। क्या था इसका नाम? इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी इसका नाम था। और स्वतंत्रता के बाद में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया क्या? भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1893 में की गई थी। कहां पर है ये भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान? मुक्तेश्वर में है। संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? वो तो जाना जाता है दोस्तों किसे? डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड को। लेकिन दोस्तों इससे पहले, इसे 1893 से पहले ही ये जो मैंने आपको बताया इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, तो इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना 1889 में हो चुकी थी बरेली में। लेकिन इसे मुक्तेश्वर कब स्थानांतरित किया गया? 1893 में किया गया। इसलिए हम 1893 ही याद रखेंगे, क्योंकि आयोग के द्वारा भी 1893 आंसर माना गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और स्थापना किसने करी थी? ये करी थी डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से 1893 ईस्वी में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से इसे स्थापित किया गया था। और इसी सेंटर ने दोस्तों मुर्गियों के लिए रानीखेत नामक टीके का भी आविष्कार किया था। तो मुर्गियों के लिए रानीखेत नामक टीका भी इसी भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान के द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पे, डॉक्टर योगी एलन, कल्याण सिंह रावत, अनिल जोशी या फिर सुंदरलाल बहुगुणा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा आने वाले एग्जाम्स में कि 2020 पद्म भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर अनिल जोशी जी को, अनिल जोशी जी को क्या किया गया था? 2020 पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। किसको? अनिल जोशी जी को। और इनका संबंध किससे है? ये एक पर्यावरणविद है। क्या है दोस्तों? पर्यावरणविद है। इन्होंने दोस्तों 1979 1979 में हैस्को नामक संस्था की स्थापना करी थी। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि हैस्को नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? ये थे अनिल जोशी जी, जो कि पर्यावरणविद है। और इन्होंने हैस्को नामक संस्था की स्थापना कब करी थी? 1979 1979 में करी थी। अब हैस्को की दोस्तों फुल फॉर्म क्या होती है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया अनिल जोशी जी का संबंध पर्यावरण से है। उन्होंने 1979 में हैस्को की स्थापना भी करी थी, हैस्को नामक पर्यावरणिक संस्था की स्थापना भी करी थी। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2020 का
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2020 के पद्म भूषण अवार्ड से तो किसको सम्मानित किया गया था? अनिल जोशी जी को। और पद्मश्री अवार्ड से दोस्तों 2 लोगों को सम्मानित किया गया। कौन-कौन? कल्याण सिंह रावत जी और डॉक्टर येगी एरन जी। ठीक है। कल्याण सिंह रावत जी का संबंध किससे है दोस्तों? तो कल्याण सिंह रावत जी का संबंध है पर्यावरण से। ये क्या थे? पर्यावरणविद थे। और वहीं दूसरा अगर हम बात करें, योगी एरन कौन थे? योगी एरन क्या थे? चिकित्सज्ञ थे। क्या थे दोस्तों ये? चिकित्सक थे। तो ये प्रश्न आपको जरूर नोट डाउन करना है। इंपॉर्टेंट है कि 2020 पद्मश्री पुरस्कार से उत्तराखंड के 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, कल्याण सिंह रावत और डॉक्टर योगी एरन। और 2020 पद्म भूषण अवार्ड से उत्तराखंड के एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया। वो कौन है दोस्तों? वो है हमारे अनिल जोशी जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन चलाया था। ठीक है। पर्यावरण से संबंधित, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, 1996 में मैती आंदोलन चलाया था। योगी एरन ये चिकित्सक है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान है। इन्होंने 500 से अधिक जो हमारी किडनी के ऑपरेशन फ्री में किए हैं। बाकी काफ़ी सारी रोचक जानकारियाँ इनके बारे में है, जो कि मैं आपको करंट अफेयर्स में पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का पिथौरागढ़ जनपद में प्रवेश स्थल है। ठीक है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का पिथौरागढ़ जनपद में प्रवेश स्थल है हमारा, क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डीडी हाट। आप देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा काफी महत्वपूर्ण यात्रा है दोस्तों। यहाँ से आयोग एक बार प्रश्न पूछ चुका है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन कौन कराता है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन कराता है दोस्तों कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, यानी कि KMVNL क्या करता है? हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन कराता है क्या? कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है। और यह प्रश्न एग्जाम में ही पूछा जा चुका है। अब बात आती है कि कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो यह काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 31 मार्च 1976 को कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। और कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है नैनीताल में। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा दोस्तों एक हमारी 865 किलोमीटर की लगभग लगभग ये यात्रा है। कौन से दर्रे से होकर ये यात्रा गुजरती है? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। वहीं से होकर हमारी ये कैलाश मानसरोवर यात्रा होकर गुजरती है। करीबन करीब दोस्तों दिल्ली से ये यात्रा हमारी स्टार्ट होती है और दिल्ली से लेकर कैलाश मानसरोवर तक इसकी जो अनुमानित डिस्टेंस मानी जाती है वो मानी जाती है 876 किलोमीटर के आसपास में। ठीक है। और ये जो यात्रा है लगभग लगभग 40 दिन की होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा लगभग लगभग कितने दिन की होती है? 40 दिन की होती है। और इस यात्रा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा नई दिल्ली से शुरुआत होती है और इस यात्रा हेतु दोस्तों वीजा बनाकर ये यात्रा की जाती है। ठीक है। लेकिन 1962 से पहले इस यात्रा हेतु किसी भी प्रकार के वीजा की आवश्यकता नहीं थी। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ उसके बाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु वीजा बनाने के लिए वो शुरू किया गया था। ठीक है। बाकी पिथौरागढ़ जनपद में इसका प्रवेश स्थल माना जाता है क्या? डीडी हाँ। ठीक है। ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं है, लेकिन कैलाश मानसरोवर के बारे में जो अन्य जानकारियां मैंने बताई वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए क्या लिखा गया है कि इस यात्रा का आयोजन कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। 1962 से पूर्व यह यात्रा बिना वीजा के की जाती थी। ठीक है। कैलाश मानसरोवर को पवित्र तीर्थ के रूप में जाना जाता है, जो हिंदुओं, बौद्धों, जैन, तिब्बती लामाओं के लिए एक प्राचीनतम महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। ठीक है। इसी के साथ साथ में दोस्तों ये जो यात्रा है नई दिल्ली से शुरुआत होती है। इसकी कहाँ से होती है? नई दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है और लगभग लगभग 865 किलोमीटर की ये यात्रा है और 40 दिन की यात्रा है लगभग लगभग ये। ठीक है। बाकी ये पॉइंट जो जो भी इंपोर्टेंट थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों कि कत्यूरी शासन में राज्य के मुख्य राजमिस्त्री को क्या कहा जाता था? प्रांतपाल, करिका, वर्मपाल या फिर उदाधिला? आपको इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी उसके भी आप रिव्यूज अपने जरूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।